मिनट्स उस वक्त मीटिंग्स हुई थी अबाउट द एबोलिशन ऑफ बदला। अच्छा, तो बदले का जो सबसे बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर जो ब्रोकर्स हमेशा कहा करते थे पाकिस्तान में, ये था कि बदले में डिफॉल्ट नहीं होता। देखें जी, बदले में कभी डिफॉल्ट नहीं हुआ, बट ऑन पेपर हर एक हमेशा ये कहता था कि देखें इसमें द प्रॉब्लम इज के ब्रोकर टू क्लाइंट रिलेशनशिप जो है, जिसमें ब्रोकर क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहा है, वो एडिक्वेट मार्जिन रख रहा है या नहीं रख रहा। 2005 में तो बिल्कुल ही मार्जिन नहीं रख रहा। उस रिजीम को टफ तो कर दिया, लेकिन उस प्रोडक्ट में एक इनेट रिस्क पे हमेशा बात होती थी कि ऐसा ना हो कि क्लियरिंग हाउस फंस जाए। आज वो दिन आ गया है, माने ना माने, कोई मेरी बात का बुरा माने या ना माने, आज वो दिन आ गया है कि व्हाट वी feared about बदला is now facing us and now we have to deal with it। टोटल 11 बिलियन का बदला है, उसमें से 2 बिलियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के हैं। जो टोटल इनकम फंड्स वगैरह का साइज है a little over 100 बिलियन है, उसमें से तकरीबन 2 बिलियन 1.5-2% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट्स बदले गए। कुछ फंड्स का इंडिविजुअल फंड में उनका 10-12% बदले में एक्सपोजर है, कुछ का 0 है, तो इट एवरेजेस आउट एट अबाउट 2% or something like that। That's a big issue। Now, if you're a bank and you lend to someone a securitized loan, आप घर के लिए या गाड़ी के लिए देते हैं securitized loan, और borrower पे अप नहीं कर सकता, तो आप उसकी गाड़ी या प्रॉपर्टी कोलैटरल रिपोजेस कर लेते हैं। कोलैटरल पहले रखा होता है, ठीक। लेकिन जब आप क्लीन लेंडिंग करते हैं, पर्सनल लोन देते हैं, तो वो सिक्योरिटाइज, मतलब इट्स नॉट बैक्ड बाय दैट फाइनल एसेट दैट द पर्सन इज परचेजिंग। तो उसमें फिर जो बोरोवर है वो अदर ये बोरोवर की, ये लेंडर की स्टोरी है, जिसमें म्यूचुअल फंड्स भी हैं और बाकी लेंडर्स भी हैं। जो बोरोवर है, जिसमें ब्रोकर भी हो सकता है या ब्रोकर का आगे से क्लाइंट भी हो सकता है, वो कह रहा है कि जी मैंने तो जो सिक्योरिटी आपसे पैसे बोरो करके ली थी उसमें इतनी हिट आ चुकी है, मेरा तो मार्जिन भी इरोड हो गया है क्योंकि इतनी मार्केट में डिक्लाइन आई है, तो मैं आपको कहां से दूं, आप ये सिक्योरिटी ले लें। अब इनकम फंड में आप शेयर्स कैसे लेंगे और लेंगे तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, तो एक कैच 22 बन गया। ठीक है, इसी के साथ पे एक अपडेट भी हमारे पास आई है, वो बताते चलते हैं। और एक और भी खबर है, सिंध हाई कोर्ट अलाउज 8 बदला का तो बड़ा एक इशू सामने आ गया। अब डील करना इसके साथ लिटिल हार्ड टू से कि किस तरह डील किया जाएगा, बिकॉज इसमें ज़्यादा नज़र आता है कि प्रेशर्स बिल्डअप हो रहे हैं, एनसीसीपीआर के ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, फाइनेंसर्स के ऊपर, एंड देन ऑल्सो द फाइनेंसीज। कुछ का कहना है कि एसईसीपी ने अपना रोल नहीं प्ले किया, regulator ने being as a apex regulator did not see that this is happening and they should have intervened besides giving the derivative of के market के flow को remove कर दें और चीज़ों को ले आया जाए normal rise पे without the fund। Well, I mean it's a very tough one। Globally recent times में क्या हुआ है कि when the borrower or the buyer has not been able to pay up, गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है, बड़े से बड़े एसेट्स खरीदे हैं, उनको कैपिटलाइज किया है। बैंक्स में जहां पर जो बोरोवर है वो पैसे नहीं दे सका है, उस बैंक की बैलेंस शीट को आगे स्ट्रेंथन करना पड़ा है, उसके डिपॉजिट्स को गवर्नमेंट को सिक्योर करना पड़ा है। तो एसईसीपी भी एक ऐसी सिचुएशन में जहां कैश ही मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसको भी एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज then you need those funds, and those funds really in our country right now we don't have that kind of a support fund। now एक 20 billion का support fund है जो equities को थोड़ी buoyancy देगा। let's see how much of an impact that has on prices। now if the prices go up, the margins free up, at least वो margins थोड़े से वापस हो जाएं, so that's some cash that gets freed up। it's a very tough question to put the blame on any one person। बहुत मुश्किल होगा। आप एसईसीपी पे कह सकते हैं कि उसको एक्ट नहीं किया, एसईसीपी की तरफदारी में आप ये कह सकते हैं कि वो पिछले 5 साल से चीख रहा है कि बदले को खत्म कर दें। ब्रोकर्स के बारे में आप उनकी सपोर्ट में कह सकते हैं कि वो उन्होंने तो जो बोरो करके आगे माल खरीदा है वो गिर गया, तो वो क्या करें, बट उनके अगेंस्ट आप ये कह सकते हैं कि वो सपोर्ट करते थे सीएफएस के प्रोडक्ट्स को। सो आई मीन it's a catch-22 situation। it's tough। the investor will have to be patient। ठीक, but now what about the income funds? अब income funds की भी स्टोरी जो देखा गया कि रिवैल्यूएशन कर दिया गया टीएफसीज को। एसईसीपी का कहना था कि एक फॉर्मूला देना था इनकम फंड्स ने, सो दैट उसको रिवैल्यूएट, जो भी वैल्यू आएगी टीएफसीज का वो सही हो जाएगा। 6 से 7 हफ्ते गुजर गए हैं, कोई अभी तक वैल्यू फ्रॉम द मुफाब या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड से नहीं आया कि जी हम अपने आप टीएफसीज को इस तरह वैल्यू कर रहे हैं
एंड इजाज़त दी जाए कि इनकम फंड्स पे इसको इनकॉर्पोरेट किया जाए। मुफाब की जो कमिटीज़ हैं जो इस पर काम कर रही हैं, वी आर एसोसिएट मेंबर्स ऑफ मुफाब, सो ऑब्वियसली वी आर नॉट इन द लूप ऑन दैट। जो उनकी फंड मैनेजर्स की कमिटीज़ हैं वो इस पर काम कर रही हैं, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आज भी उनकी तरफ से कोई प्रपोजल जाना है या चला गया होगा या जाने वाला है, तो वो अपनी तरफ से SECP को प्रपोजल्स दे रहे हैं। एट द सेम टाइम SECP भी इस पर उन पर प्रेशर डालती रहेगी कि अगर एक TFC है जो 100 पार का था, उस पर उन्होंने 12.5% का डिस्काउंट लगा दिया है पहले ही, और उस 87-50 के बजाय उससे भी कम पर अगर ट्रेड हुआ है रिसेंट टाइम्स में, तो SECP विल ऑलवेज ऑब्वियसली से कि या तो उसको डायरेक्टली मार्क टू मार्केट करें लास्ट ट्रेड पे, या अगर इस TFC की 5 ट्रेड्स हुई हैं तो पिछले 15 दिन में जो हुई है उसके एवरेज लें। किस बेसिस पर करना है ये मुफाब SECP को गाइड करेगी, अपनी सजेशंस देगी, फाइनल फैसला फिर ऑब्वियसली वहां से आएगा। अगर मजीद डिवैल्यूएशंस होती हैं ऑब्वियसली इट विल हर्ट द इंडस्ट्री, बट यू हैव टू रियलाइज कि इस मुल्क के लिए बहुत जरूरी है, इस मुल्क के सेविंग कल्चर के लिए बहुत जरूरी है, इन्वेस्टमेंट कल्चर के लिए बहुत जरूरी है कि म्यूचुअल फंड्स को फरोग दिया जाए। दिस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट, इट हैज टू बी पॉजिटिवली स्टिमुलेटेड। But then, अब ये इतना बड़ा का फंड था और जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि that this fund has grown to a numerous good proportion of size since the past 5 years. Total mutual fund industry may include the equity and the income fund. एकदम से ऐसा बड़ा प्रॉब्लम आ गया कि कहा जा रहा है कि अनफोर्सीन इवेंट्स आ गए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेना पड़ रहा है, सिचुएशन ऐसी इतनी खराब हो गई कुछ समझ भी नहीं आ रहा। उसमें स्ट्रक्चरल इश्यूज थे एक दो, उस ग्रोथ की स्ट्रक्चर में इशू था। ग्रोथ की स्ट्रक्चर में क्या इशू था कि सडनली द फंड्स ग्रू ट्रेमेंडसली, 20-20, 25-25 बिलियन के फंड हो गए, बट उनके नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को काउंट करें, अगर 50 टोटल इन्वेस्टर्स हैं और 25 बिलियन का फंड है, यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। बिकॉज अगर एक बैंक ने 5 बिलियन रखे हुए, एक बैंक ने 1 बिलियन रखे हुए, जब उस बैंक की अपनी लिक्विडिटी शॉर्ट होगी, दे विल पुल दैट मनी। सिमिलरली NBFIs एंड सो ऑन सो फोर्थ एंड बिग कॉर्पोरेट्स लिक्विडिटी मनी। तो that is why that we are in this business, the business we are in, BMA Financial. We want to set up a nationwide distribution platform ताकि mutual funds are a great product, लेकिन for the industry to be sustainable, we need more investors, you need smaller investors, you need mid-size investors. तो हम ये कह रहे हैं कि बहुत fund managers आ गए हैं और बहुत asset management companies आ गई हैं, लेकिन ये सब इस 10 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस पे, and obviously everyone is focusing on the 200 big corporates and the 10 big banks. You have to now focus on smaller investors ताकि ये ना हो कि 50 इन्वेस्टर्स 100 इन्वेस्टर्स हों और बेस इतनी बड़ी हो, उनमें से आधे भी निकल जाएं तो एकदम आपका साइज श्रिंक हो जाए और आपके रिडेम्पशन प्राइसेस आ जाएं। तो आई बिलीव कि अगर इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंजेस कर लिया जाए तो काफ़ी हम देखेंगे कि अपसाइड पोटेंशियल मौजूद होगा। जुनैद इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने के लिए, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। जुनैद इकबाल CEO ऑफ BMA फाइनेंशियल सर्विसेज हमसे बात कर रहे थे।